अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अमेरिकी विदेश नीति में एक बड़ा बदलाव किया है, जिसमें सहायता के बजाय व्यापार को प्राथमिकता दी गई है और पश्चिमी गोलार्ध पर फिर से ध्यान केंद्रित किया गया है। लेकिन इसका असर इजराइल और पूरे मध्य पूर्व में महसूस किया गया है। अब यहाँ से चीजें आगे कैसे बढ़ेंगी? हम अमेरिकी नजरिया जानने के लिए स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता टॉमी पिकेट से बात करेंगे। स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता टॉमी पिकेट के साथ अमेरिकन व्यू में स्वागत है। जुड़ने के लिए धन्यवाद। बातचीत के विषयों की कमी नहीं है, भले ही हमारे पास सिर्फ 25 मिनट हो। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। विदेश मंत्री मार्को रूबियो। डोनाल्ड ट्रंप के लिए उन्हें विदेश नीति संभालने के लिए आदर्श व्यक्ति नहीं माना जाता था, क्योंकि वे मेगा खेमे से नहीं आते थे और राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे। वे कोई खास भड़काऊ नेता नहीं थे, लेकिन सभी राजनीतिक दलों में उनका बहुत सम्मान था। इस व्यक्ति ने खुद को स्थापित कर विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की जिम्मेदारी निभाई है। मेरा मतलब है, पहले इसे साफ साफ रख लेते हैं। उनके ट्रंप खेमे से बाहर की पृष्ठभूमि के बावजूद वे विदेश नीति के इस बदलाव में इतनी बड़ी भूमिका कैसे निभा पाए हैं? मुझे नहीं पता कि मैं उनकी पृष्ठभूमि का वो वर्णन स्वीकार करता हूं या नहीं, लेकिन सबसे पहले कहना चाहूंगा कि यह राष्ट्रपति ट्रंप की विदेश नीति है। राष्ट्रपति ट्रंप विदेश नीति बनाते हैं और हम उसे लागू करते हैं। मुझे पता है, सचिव रूबियो को राष्ट्रपति की तैयार की गई ए टीम में शामिल होने का सम्मान मिला है। राष्ट्रपति के एजेंडा को लागू करना ऊपर से शुरू होता है। ये वही स्पष्टता है जो ट्रंप अपने एजेंडा और सिद्धांतों के लिए दे रहे हैं, और फिर जो सहयोग हम उनकी टीम के सदस्यों के साथ देख रहे हैं ताकि वो काम पूरा किया जा सके। तो सचिव रूबियो, उस टीम का हिस्सा बनने का सम्मान, राष्ट्रपति की विदेश नीति को लागू करना और हर मौके पर यह सुनिश्चित करना कि वो राष्ट्रपति ट्रंप की सोच को लागू कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप असामान्य राष्ट्रपति हैं, इसमें कोई असहमति नहीं होगी। उन्होंने पारंपरिक तरीके से विदेश नीति नहीं चलाई, जो कुछ मामलों में फायदेमंद रहा। सचिव रूबियो उपराष्ट्रपति वेंस, जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ के साथ काम कर रहे हैं और दूसरों के साथ मिलकर इस विदेश नीति को लागू कर रहे हैं। मेरा मतलब है, अंदरूनी खींचतान में पड़े बिना हमारे पास इन सब के लिए समय नहीं है। मेरा मतलब है, सेक्रेटरी की भूमिका किसी मुद्दे पर कैसे तय होती है? हमें अंदरूनी खींचतान पर ऐसे सवाल मिलते हैं क्योंकि लोग उपलब्धियों से ध्यान नहीं हटाते। इसी कारण इस पर झूठा ध्यान दिया जाता है। आपके पास एक ऐसी टीम है जो आपस में बहुत अच्छी तरह से मिलती है, जो हमेशा बातचीत करती है और जैसा कि मैंने जोर दिया, राष्ट्रपति ट्रंप की दृष्टि को लागू कर रही है। ये एक बड़ा संसार है। ये एक बड़ा संसार है जिसमें कई मुद्दे हैं जो अमेरिकी लोगों को प्रभावित करते हैं। हम जब भी और जितनी बार संभव हो अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुझे लगता है जब आप असामान्यता या आपके शब्दों में इस राष्ट्रपति पद के असामान्य स्वभाव की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि यह सामान्य समझ के सिद्धांत पर ही टिकता है। देश अपने राष्ट्रीय हितों में काम करते हैं और अमेरिका भी अपने हितों को आगे बढ़ाएगा। ये तो सामान्य समझ जैसी बात लगती है। बहुत समय तक शायद यह सामान्य नहीं था, लेकिन अब यह सामान्य है। हम इसी तरह से इसको देख रहे हैं और सचिव अक्सर यही बात कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम अन्य देशों से सहयोग नहीं कर सकते। असल में इसका उल्टा है। अपने हितों को स्पष्ट करने से आप उन देशों से सहयोग कर सकते हैं जहां हित मिलते हैं, और जब आपके हित नहीं मिलते तब भी आप स्पष्ट रहते हैं। आइए इसका कोई रास्ता निकालें। आइए इसे संभालने का कोई तरीका ढूंढें। आइए आगे बढ़ने का कोई रास्ता खोजें। तो ये वास्तव में उस कार्यान्वयन को और भी अधिक संभव बनाता है। तो आपने राष्ट्रपति ट्रंप की टीम के सभी सदस्यों या राष्ट्रपति ट्रंप की टीम के कई सदस्यों का जिक्र किया जब बात विदेश नीति की आती है। ये सच में है। जैसा कि मैंने कहा, यह विदेश नीति की ए टीम है। दुनिया भर के लोग राष्ट्रपति का एजेंडा लागू करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। आइए राष्ट्रपति के एजेंडा के कार्यान्वयन पर चर्चा करें, खासकर इजराइल को लेकर। आलोचक कहते हैं कि इजराइल अमेरिकी विदेश नीति नियंत्रित करता है, जबकि इजराइल में कुछ मानते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप नेतन्याहू को निर्देश देते हैं। ये वास्तव में आपके नजरिए पर निर्भर करता है। मेरा मतलब है, ये अमेरिका इजराइल संबंधों के लिए वाकई एक बहुत संवेदनशील समय रहा है, खासकर जब डेमोक्रेटिक समर्थन की कमी अब बढ़ रही है और अब रिपब्लिकन पार्टी के कुछ हाशिए के धड़े भी अपना समर्थन वापस ले रहे हैं। इस रिश्ते को इस समय व्यापक रूप से सचिव और विदेश विभाग द्वारा कैसे संभाला जा रहा है? इजराइल अमेरिका का मजबूत साझेदार है और बना हुआ है, और जो हम यहाँ देख रहे हैं वह है राष्ट्रपति ट्रंप का अमेरिकी हितों की पहचान करना और उन्हें लागू करना और आगे बढ़ाना, और जहाँ ये हित अन्य देशों के साथ मेल खाते हैं। जैसे मैंने अभी कहा, हम उन मामलों में साथ मिलकर काम करते हैं, लेकिन कोई भी इस बात पर शक नहीं कर सकता कि हमारा इजराइल के साथ बहुत मजबूत रिश्ता है, जैसे कि इस क्षेत्र के अन्य देशों के साथ भी है। बहुत मजबूत रिश्ते हैं। तो हम देख रहे हैं कि राष्ट्रपति जिन्होंने कई वादे किए थे, वे उन वादों को निभा रहे हैं। आप एक ऐसे राष्ट्रपति को देख रहे हैं जिन्होंने हमारी मान्यता के अनुसार राजधानी को यरूशलेम स्थानांतरित किया। आपने राष्ट्रपति को आज ही देखा, फिर से अब्राहम समझौते पर चर्चा करते हुए। ऐतिहासिक पहल
आपके शब्दों में असामान्य दृष्टिकोण पर लौटना, यह सिर्फ अब्राहम समझौते में राष्ट्रपति के नेतृत्व के कारण संभव हुआ। और मुझे लगता है कि हम देख रहे हैं कि राष्ट्रपति इसके बारे में लगातार बात कर रहे हैं। वो इसके बारे में बात करना जारी रखते हैं। इसमें अब्राहम समझौते के विस्तार के तरीके तलाशना भी है। और फिर मूल रूप से मुझे लगता है कि यहाँ जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि यह राष्ट्रपति की क्षेत्र की यात्रा से जुड़ा है। उन्होंने मध्य पूर्व में स्वर्णिम युग की बात कही। यही राष्ट्रपति का लक्ष्य है और यह विवादास्पद नहीं है या होना नहीं चाहिए। शांति, समृद्धि, संप्रभुता। राष्ट्रपति यही चीज इन कई रिश्तों में देखना चाहते हैं और उन्होंने इसे पूरा करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। आइए मध्य पूर्व पर ध्यान दें। आपने अब्राहम समझौते का जिक्र किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस हफ्ते लेबनान के राष्ट्रपति ऑन से मुलाकात में इसका जिक्र किया। वे चाहते हैं कि लेबनान अब्राहम समझौते में शामिल हो ताकि भविष्य में अहम भूमिका निभा सके। इसमें समय लगेगा, लेकिन सचिव रूबियो ने अमेरिका, इजराइल और लेबनान के त्रिपक्षीय ढांचे को लागू करने में नेतृत्व किया। यहाँ दक्षिणी लेबनान से हिजबुल्ला को जड़ से उखाड़ने का रास्ता तलाशने की कोशिश की जा रही है और इजराइल और लेबनान के बीच दीर्घकालिक शांति का रास्ता खोजने की कोशिश की जा रही है। जब कोई बागडोर संभालता है, इसका मतलब है कि वे खुद को दांव पर लगा रहे हैं। मूल रूप से क्या सचिव रूबियो को दक्षिणी लेबनान से हिजबुल्ला को जड़ से उखाड़ने की कठिनाई को देखते हुए भरोसा है कि यह ढांचा सफल हो सकता है? हमने ऐतिहासिक प्रगति देखी। हमारे सामने जो चुनौतियां हैं उन्हें कोई भी कम नहीं आंक रहा है और मैं भी यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। हमने ऐतिहासिक प्रगति देखी है। दशकों में लेबनान और इजराइल सरकार के प्रतिनिधियों के बीच इस तरह की सबसे उच्च स्तरीय बातचीत हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस प्रक्रिया की शुरुआत से ही सद्भावना से बातचीत के लिए माहौल बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। सद्भावना से चर्चाएं हो सकें और हमने इन चर्चाओं को होते हुए देखा है। हमने पहले पायलट जोन की शुरुआत देखी है जो इस ढांचे के तहत त्रिपक्षीय समन्वय समूह के बीच समन्वय में लागू किए जा रहे हैं, जैसा कि इस ढांचे के हिस्से के रूप में घोषित किया गया था। तो कोई भी हमारे सामने आने वाली चुनौतियों को कम नहीं आंक रहा है, बिल्कुल कोई नहीं। लेकिन हमने पहले ही ऐतिहासिक प्रगति कर ली है। हम उस ऐतिहासिक प्रगति को जारी रखे हुए हैं, जिसकी ताज़ा कड़ी वही बैठक थी जिसका आपने अभी जिक्र किया, ओवल ऑफिस में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति और लेबनान के राष्ट्रपति के साथ। तो हम उस प्रगति को जारी रखे हुए हैं। हम उस प्रगति को जारी रखने को उत्सुक हैं, लेकिन हम इस पर पूरी तरह स्पष्ट हैं और हमारे लक्ष्य भी बिल्कुल स्पष्ट हैं। फिर से, जैसा कि मैंने पहले कहा था, शांति, समृद्धि और संप्रभुता यह इस स्थिति पर पूरी तरह लागू होता है। इजराइल की सुरक्षा और लेबनान सरकार की संप्रभुता, ये ऐसे सिद्धांत हैं जिन पर यहाँ की पार्टियां सहमत हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम आतंकवादी ढांचे को खत्म करने के लिए कदम उठा रहे हैं ताकि इजराइल सुरक्षित रह सके और लेबनान की सरकार लेबनान पर अपनी संप्रभुता बनाए रख सके। हाँ, मैं पूछना चाहता हूं क्योंकि 3-4 हफ्ते पहले एलएएफ के कुछ शीर्ष नेताओं पर हिजबुल्ला से जुड़े दल के साथ संबंध के कारण प्रतिबंध लगे थे। व्हाइट हाउस की ओर से एलएएफ के संबंध में बजट कटौती का सुझाव दिया गया था। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ बैठक में कहा कि उन्हें लगता है एलएएफ आत्मनिर्भर हो सकता है। हालांकि मैं उनका उदाहरण नहीं दे रहा कि वे अपना काम कर सकते हैं। ये विरोधाभासी संदेश हैं। क्या उन्हें लगता है कि एलएएफ इतना प्रतिष्ठित और विश्वसनीय है कि वह इजराइल के साथ मिलकर काम कर सके और काम पूरा कर सके? खैर, मैं जरूरी नहीं कि उस धारणा को स्वीकार करता हूँ। वे प्रतिबंध दरअसल उन व्यक्तियों पर आधारित थे जिन्होंने ऐसा व्यवहार किया जिससे लेबनान सरकार की संप्रभुता कमजोर हुई। यह एक स्पष्ट संकेत था, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हों, अगर आप ये गतिविधियां करते हैं तो आप प्रतिबंध के जोखिम में हैं। इन प्रतिबंधों में ईरान के नामित राजदूत भी थे जिन्हें लेबनान ने अवांछित घोषित किया, लेकिन उन्होंने देश छोड़ने से इनकार कर दिया। तो उन प्रतिबंधों का उद्देश्य बहुत स्पष्ट था और वास्तव में यह लेबनान सरकार की क्षमताओं को समर्थन देने और सुधारने की रणनीति का हिस्सा था। यही उन प्रतिबंधों का मकसद था। और हम देखेंगे कि जैसे सचिव महोदय ने पहले ही चर्चा की है, वैसे वैसे कदम और बढ़ाए जाएंगे। जैसा कि राष्ट्रपति महोदय ने भी चर्चा की है, लेबनानी सरकार की क्षमताओं को बढ़ाया जाए ताकि इस क्षेत्र पर एक संप्रभु लेबनानी सरकार हो और लेबनानी जनता की वैध प्रतिनिधि वही लेबनानी सरकार हो। राष्ट्रपति महोदय और सचिव महोदय ने यहाँ लेबनानी संस्थाओं को फिर से खड़ा करने, उन्हें फिर से शुरू करने, उन्हें विश्वसनीय बनाने और उन्हें कार्यशील बनाने की कोशिश पर जोर दिया है। मूलतः वही तरीका जो हमने सीरिया में देखा था। अल शारा सरकार का समर्थन, अर्थव्यवस्था चलाना, प्रतिबंध हटाना, आगे बढ़ना। क्या कुछ लिया गया था? मेरा मतलब है दोनों चीजें बराबर नहीं है, लेकिन क्या सीरियाई सरकार की सफलता से कुछ ऐसा लिया गया है जो यहाँ लेबनान में अमेरिकी विदेश विभाग लागू कर सकता है? खैर, ये दो बहुत अलग परिस्थितियां हैं। हाँ, जवाब यहाँ स्पष्ट रूप से अलग है। मेरा मतलब है, जो हम देख रहे हैं वो इजराइल सरकार और लेबनान सरकार के बीच बातचीत के संदर्भ में वास्तव में उन दो देशों के बीच एक बातचीत है ताकि आगे बढ़ने का सबसे अच्छा रास्ता निकाला जा सके और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, समृद्धि और संप्रभुता। तो हम देख रहे हैं कि ये चर्चाएं हो रही हैं सीरिया में। यहाँ हम जिन बातों की चर्चा कर रहे हैं वे हैं कुछ कदम, जैसे कि कुछ प्रतिबंधों में छूट देना, सीरिया में फिर से आर्थिक निवेश को प्रोत्साहित करना,
हमने हाल ही में सीरिया और इराक के बीच एक घोषणा देखी, उदाहरण के लिए एक पाइपलाइन जो उन प्रयासों को आगे बढ़ाएगी। और मुझे लगता है कि हम यहाँ जो देख रहे हैं उसका एक हिस्सा ये भी है कि सीरिया में हमारे पास एक उदाहरण है जहाँ वर्तमान सरकार के आने से पहले एक शासन था जो हमारी आतंकवाद और आईएसआईएस का मुकाबला करने की क्षमता में सक्रिय रूप से बाधा डाल रहा था। उदाहरण के लिए अब हमारे पास आईएसआईएस से लड़ने के लिए एक साझेदार है जो क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव है। सीरिया के मामले में राष्ट्रपति का रुख बहुत स्पष्ट रहा है और वे उसे महानता का मौका देना चाहते हैं। एक और परिस्थिति जहां कोई भी हमारे आगे के रास्ते को कम करके नहीं आंक रहा है, लेकिन राष्ट्रपति का रुख बहुत स्पष्ट है और वे सीरिया को महानता का मौका देना चाहते हैं। उन्होंने सीरिया में लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उठाए गए कदमों की सराहना की है और हम सीरिया को स्थिर बनाने के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जहां तक संभव हो उसका समर्थन करने के लिए लगातार कदम उठा रहे हैं। ऐसा सीरिया जो अपने आप से और अपने पड़ोसियों से शांति में हो। इजराइल के पास जाहिर तौर पर, मेरा मतलब है ये तो बहुत हल्के में कहा गया है, इजराइल को उस क्षेत्र में खासकर सीरिया के मामले में सुरक्षा को लेकर चिंताएं हैं। लेबनान को लेकर सुरक्षा चिंताएं कभी कभी राष्ट्रपति ट्रंप और सचिव रूबियो के रास्ते में भी आ सकती हैं, जो वे महसूस करते हैं कि सबसे अच्छा रास्ता है या सबसे त्वरित रास्ता है या यहाँ आगे बढ़ने का सबसे प्रभावी तरीका है उसे लागू करना। और ये दोनों तरफ की बातचीतें होती हैं और कभी कभी हम राष्ट्रपति को इस पर टिप्पणी करते हुए सुनते हैं। यहाँ उन बातचीतों पर इजराइल की सुरक्षा चिंताओं को विभाग सचिव और राष्ट्रपति कितना समझते हैं, इसे कैसे संतुलित किया जाता है जबकि प्रशासन अपना मिशन भी पूरा करना चाहता है। देखिए, हम अपने इजरायली साझेदारों के साथ अक्सर बातचीत करते रहते हैं। यही एक अच्छे साझेदारी का हिस्सा है कि ऐसी बातचीत की जाए और हमने, जैसा कि आपने बताया, राष्ट्रपति को उन मुद्दों पर चर्चा करते हुए देखा है। मैं उन बातचीतों के उनके वर्णन में कुछ जोड़ने नहीं जा रहा हूं या इस पर निजी कूटनीतिक बातचीत में नहीं पड़ूंगा, लेकिन फिर भी मैं इसे दोहराऊंगा क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे यहाँ के सिद्धांत सुरक्षा, संप्रभुता है, समृद्धि। हम मानते हैं कि ये चीज़ें पूरी तरह से हासिल की जा सकती हैं और इसी वजह से हम चाहते हैं कि इन चर्चाओं के लिए जगह बनाई जाए। यही वजह है कि यह इतना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, जब बात लेबनान की आती है, लेबनान और इजराइल की सरकारें आगे के रास्ते पर आपस में बात कर रही हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए हम देख रहे हैं कि आतंकवादी ढांचे को खत्म किया जा रहा है, जिससे इजराइल के लिए अधिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी। तो संयुक्त राज्य अमेरिका निश्चित रूप से यहाँ अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है, लेकिन हमारे राष्ट्रीय हित इस क्षेत्र में शांति और समृद्धि से जुड़े हैं। राष्ट्रपति की उस क्षेत्रीय यात्रा पर फिर लौटें तो उन्होंने मध्य पूर्व के लिए उस स्वर्णिम युग की बात की थी। हम मानते हैं कि यह पूरी तरह से संभव है उन सिद्धांतों के आधार पर, और इसकी शुरुआत बातचीत से होती है। इसकी शुरुआत लोगों को एक साथ लाने से होती है। यह देशों को अपने क्षेत्रों पर संप्रभुता बनाए रखने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा और संस्थान खड़े करने की क्षमता देने से शुरू होता है। उनके भीतर भी शांति हो। हम उस आतंकवादी ढांचे को खत्म कर रहे हैं ताकि वह सुरक्षा, वह शांति और वह समृद्धि दिखाई दे। आपने राष्ट्रपति की यात्रा का जिक्र किया, लेकिन हाल ही में सचिव ने भी क्षेत्र का दौरा किया था। ये यात्रा अमेरिका ईरान के अल्पकालिक युद्ध विराम और समझौता ज्ञापन की अवधि में हुई थी। कुछ विश्लेषकों ने इस यात्रा को चिंताओं और अमेरिका के खाड़ी सहयोगियों की रक्षा संबंधी निराशाओं को दूर करने की कोशिश के रूप में देखा, खासकर अगर ईरान फिर हमला करे तो। जहां तक ये सवाल है कि युद्ध वास्तव में कैसे हुआ, सचिव रूबियो की उस यात्रा का उद्देश्य क्या था और उसका नतीजा क्या निकला? असल में यह हमारे खाड़ी सहयोगियों और साझेदारों को उनके साहस, दृढ़ता, नेतृत्व और समर्थन के लिए धन्यवाद देने के लिए था, जो उन्होंने ईरानी हमलों के सामने संयुक्त राज्य अमेरिका को दिखाया है। क्या कोई तनाव था? क्या अमेरिका और उसके खाड़ी सहयोगियों में तनाव है? हमारे सहयोगियों और साझेदारों के साथ ये करीबी साझेदारी इस सिद्धांत पर सहमति है कि ईरानी शासन को परमाणु हथियार नहीं मिल सकते। जीसीसी की ओर से भी एक मजबूत संयुक्त बयान आया जिसने सिद्धांत स्पष्ट बताए, चाहे होर्मुज जलडमरू मध्य की बात हो, चाहे वो ईरानी शासन की बात हो, चाहे वह कई अन्य मुद्दों की बात हो। हम संयुक्त राज्य अमेरिका और हमारे खाड़ी सहयोगियों और साझेदारों के बीच बढ़ी हुई साझेदारी देख रहे हैं और वास्तव में उस यात्रा का मुख्य उद्देश्य उन मुख्य उद्देश्यों में से एक था। इसके अलावा जीसीसी में भाग लेने और अपने समकक्षों के साथ मुद्दों पर चर्चा करने के अलावा वहां उन देशों का धन्यवाद करना था जिन्होंने ईरानी शासन से इतने हमलों का सामना किया है। उनके साहस के लिए उन्हें धन्यवाद देना था, उनकी दृढ़ता, उनके समर्थन के लिए। और हम फिर से वही एक मत देख रहे हैं जब बात इस सिद्धांत की आती है कि ईरानी शासन के पास परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। मूल रूप से मध्य पूर्व में शांति असंभव है अगर ईरानी शासन के पास परमाणु हथियार हो। राष्ट्रपति और सचिव ने यह स्पष्ट कहा है और जो हम देख रहे हैं कि सचिव खाड़ी क्षेत्र जा रहे हैं, उसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि हम अपनी बात फिर से स्पष्ट करें और साथ ही अपने सहयोगियों और साझेदारों को उनके समर्थन और नेतृत्व के लिए धन्यवाद दें जो उन्होंने दिखाया है। तो रणनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो यह क्षेत्र एक साझा दुश्मन के खिलाफ एकजुट है। मेरा मतलब है, यहाँ तक कि लेबनान की सरकार भी चाहती है कि ईरान देश से बाहर चला जाए। इस समय आप पूरी स्थिति देखें, मेरा मतलब है अब्राहम समझौते की प्रगति एक पहलू है, लेकिन ये प्रशासन, स्टेट डिपार्टमेंट इस स्थिति को कैसे संभालता है जहां हर कोई चाहता है कि ये शासन चला जाए और इसका उपयोग दीर्घकालिक लाभ, दीर्घकालिक रणनीति,
दीर्घकालिक मिशन के लिए कैसे किया जाए? सबसे पहले यह उस मूल उद्देश्य की प्राप्ति से शुरू होता है कि ईरानी शासन के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते। ये क्षेत्र और अमेरिका के लिए अस्वीकार्य खतरा है, दुनिया के लिए भी। ऐसा नहीं होने दिया जा सकता। राष्ट्रपति ने यह कई बार स्पष्ट रूप से कहा है। राष्ट्रपति के कदमों से ईरानी शासन को लेकर क्षेत्र और दुनिया ज्यादा सुरक्षित हुई है। ऑपरेशन मिनट हैमर ने परमाणु स्थलों को नष्ट किया। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ईरानी शासन की पारंपरिक हथियार क्षमताओं को नष्ट कर दिया। हाल ही में एमओयू हुआ था जिसे ईरानी शासन ने तोड़ दिया। राष्ट्रपति ने उसी अनुसार कार्रवाई की। ये हाल की कार्रवाइयां हैं। राष्ट्रपति अपनी कार्रवाइयों से क्षेत्र, दुनिया और अमेरिका को पहले से अधिक सुरक्षित बना रहे हैं। यही मुख्य उद्देश्य है। बिल्कुल, राष्ट्रपति इस बात को छुपा नहीं रहे हैं कि वह अब्राहम समझौतों का विस्तार देखना चाहते हैं। वह शांति और समृद्धि देखना चाहते हैं। और साथ ही इस पूरे प्रशासन में आर्थिक निवेश में बढ़ोतरी भी हम देख रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और हमारे मध्य पूर्व के साझेदारों के बीच खरबों डॉलर के नए निवेश। खरबों डॉलर, वह आर्थिक साझेदारी जो इतने सारे लाभों की ओर ले जाती है, अमेरिकी लोगों के लिए इतने सारे रोजगार के अवसर पैदा करती है, यह क्षेत्र के लिए भी लाभ लेकर आता है। यह आर्थिक निवेश राष्ट्रपति के विदेश नीति अपनाने के तरीके की बुनियाद है। जैसा उन्होंने खुद बताया है, यह तथ्य कि अर्थव्यवस्था बुनियादी है, वे व्यापारिक संबंध इतने महत्वपूर्ण हैं, वह संतुलित व्यापारिक संबंध और निवेश रिश्तों को बेहतर बनाने, संबंधों को मजबूत करने के लिए जरूरी है, लेकिन साथ ही सुरक्षा और समृद्धि को भी संभव बनाता है। आइए इस पर चर्चा करें, क्योंकि जैसा आपने बताया, आर्थिक पक्ष इस प्रशासन की द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यवस्थाओं का मुख्य हिस्सा रहा है, चाहे वह खाड़ी क्षेत्र हो या इजराइल। यहाँ मौजूद अवसरों के संदर्भ में हमने देखे हैं वे समझौते जो हस्ताक्षरित हुए हैं। हमने ये तब भी देखा जब कतर के नेता आए थे, सऊदी नेता जब आए थे आदि। क्या अब वहां क्या बचा है? अभी बहुत कुछ किया जा सकता है। उन समझौतों को लागू करने की दिशा में अभी भी प्रगति हो रही है। हम देख रहे हैं कि नए समझौते सिर्फ मध्य पूर्व ही नहीं, दुनिया भर में हस्ताक्षर हो रहे हैं। उन पर चर्चा हो रही है और उनकी बात की जा रही है। अमेरिका में निवेश और क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि ही स्वर्णिम युग की ओर ले जाएगी। सच में खरबों डॉलर अभूतपूर्व मात्रा है। राष्ट्रपति जब भी किसी से फोन पर बात करते हैं या उस क्षेत्र में जाते हैं तो हमेशा कुछ लेकर लौटते हैं। एक निवेश समझौता दोनों देशों को बेहतर बनाएगा, ऐसी चर्चाएं अभी जारी हैं। हम मध्य पूर्व में साझेदारों और सहयोगियों संग सिर्फ आर्थिक संबंध मजबूत कर रहे हैं और यह फिर से इस संबंध का एक मौलिक हिस्सा बना हुआ है। क्या ये अब भी गाजा योजना का हिस्सा है? देखिए, गाजा योजना फिर से यही है और यही है। इन सभी चीजों का मूल उद्देश्य शांति और समृद्धि है। यह दिखाता है कि गाजा पर राष्ट्रपति की सोच कितनी स्थिर है। हमने साफ कहा है कि हम राष्ट्रपति की गाजा के लिए शांति योजना लागू कर रहे हैं। सबसे अहम बात है हमास का निरस्त्रीकरण, बाकी सब इसी पर निर्भर है। यह राष्ट्रपति और सचिव शुरू से कहते आए हैं। यह इस पर निर्भर करता है। पिछले महीनों में शांति बोर्ड ने कई घोषणाएं की हैं राष्ट्रपति की शांति योजना लागू करने के लिए। विदेश विभाग में हम शांति योजना और उसके क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध हैं। शांति स्थापित करना कठिन है। राष्ट्रपति वो एक दिन में रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लक्ष्य के साथ आए थे। वो दुनिया में संघर्ष कम करने में सफल रहे, लेकिन कुछ चिंगारी अभी भी बाकी है। क्या इस प्रशासन ने इन संघर्षों के दीर्घकालिक समाधान की योजना बना ली है? क्योंकि यह एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो चाहते हैं कि चीजें तुरंत हो जाएं। वह चाहते हैं कि चीजें कल ही हो जाएं। शांति स्थापित करने का यह तरीका नहीं है। क्या प्रशासन इसमें लंबे समय तक बना रहेगा, चाहे गाजा हो या लेबनान वगैरह वगैरह? खैर, राष्ट्रपति की नेतृत्व क्षमता के कारण ही हमने देखा है कि गाजा के मामले में जो कुछ भी हासिल हुआ है वह संभव हो पाया है। बंधकों की रिहाई, जो चीज असंभव मानी जाती थी, वह राष्ट्रपति ट्रंप की अगुवाई में संभव हुई। कई देशों को एक ही उद्देश्य से एकजुट किया गया, इजराइल और गाजा के लोगों के लिए शांति व समृद्धि लाने की कोशिश में। यह हमास के निरस्त्रीकरण पर निर्भर है, तो हम इन समझौतों को लागू करना जारी रखे हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये जोर देना जरूरी है कि यह राष्ट्रपति का नेतृत्व है। अगर आप वैश्विक शांति समझौतों को देखें, जिसने लोगों को बातचीत की मेज पर लाया है और ऐसे काम किए हैं जो किसी ने सोचा भी नहीं था कि संभव है। बिल्कुल जैसा बताया, लेबनान व सीरिया के साथ हम अपने सामने आने वाली चुनौतियों को कम करके नहीं आंक रहे हैं। हम इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट हैं। राष्ट्रपति और सचिव भी इस पर पूरी तरह स्पष्ट दृष्टि रखते हैं। हम शांति समझौतों के कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध हैं और जहां उल्लंघन दिखता है, राष्ट्रपति, सचिव आदि ने इस पर संकेत किया है। हम उसी के अनुसार कार्य करेंगे ताकि इन समझौतों में शामिल पक्ष उन समझौतों का पालन करें जिन पर उन्होंने सहमति जताई है। हम इन शांति समझौतों के कार्यान्वयन के लिए पूरी तरह समर्पित हैं, लेकिन ये केवल संभव हो पाए हैं और जो कुछ भी किया गया है वह केवल राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व के कारण ही संभव हो पाया है।
जो उन्होंने दुनिया के कई क्षेत्रों में दिखाया है। साथ ही उन नेताओं का साहस भी उतना ही अहम रहा है। जहां शांति लाना मुश्किल है, जैसा कि आपने अभी कहा, शांति कई कारणों से लाना मुश्किल है। आंशिक रूप से क्योंकि इसमें शामिल लोगों के लिए वार्ता की मेज पर आना साहस है, उस व्यक्ति के सामने बैठना जिससे आपका संघर्ष है, या परोक्ष रूप से उन लोगों के साथ बातचीत करना जिनसे आपका संघर्ष है और उन शांति समझौतों तक पहुंचना। इसलिए हम उन लोगों के साहस की सराहना करते हैं जिन्होंने आगे बढ़कर इन बातचीतों में हिस्सा लिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में शांति समझौतों को लागू करने और संघर्ष सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है। जहां तक इस प्रशासन की बात है, मेरा मानना है कि फुटप्रिंट कहना कम होगा, लेकिन निश्चित रूप से इसकी मौजूदगी रही है। मध्य पूर्व में खासकर ईरान से जुड़ा संघर्ष के बीच पश्चिमी गोलार्ध पर फिर से ध्यान केंद्रित किया गया है। यह प्रशासन का घोषित लक्ष्य रहा है। हमें अपने घर के करीब की चीजों का ध्यान रखना है। हम अब इसे देख रहे हैं, खासकर क्यूबा के साथ। और हाल के दिनों में जारी एक रिपोर्ट में यह संकेत दिया गया है कि अमेरिका में कुछ संगठनों, वकालत समूहों और कार्यकर्ता समूहों और क्यूबा सरकार के बीच समन्वय हुआ है। इनमें से डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ऑफ अमेरिका, जो इजराइल के समर्थक नहीं है, और कोड पिंक नामक संगठन, जो इजराइल के समर्थक नहीं है। क्या किसी भी तरह से इसे क्यूबा सरकार की अपने देश और क्षेत्र में लागू की जा रही बातों से जोड़ा जा सकता है? और दुनिया भर में क्या हो रहा है? मुझे लगता है इसका जवाब देने के लिए मैं पिछली हफ्ते हुई मंत्री स्तरीय बैठक का जिक्र करूंगा, जो राजनीतिक आतंकवाद में बढ़ोतरी, खासतौर पर वामपंथी आतंकवाद पर थी। संयुक्त राज्य अमेरिका में हम देख रहे हैं कि 2025 में वामपंथी आतंकवाद किसी भी अन्य विचारधारा समूह की तुलना में अधिक सरकार विरोधी हमलों और साजिशों के लिए जिम्मेदार है। यूरोप में वामपंथी आतंकवाद की घटनाएं जिहादी समूहों के बराबर है, जिससे इसकी गंभीरता समझी जा सकती है। क्यूबा का जिक्र भी रिपोर्ट में है, जैसा सचिव ने बताया। यह वामपंथी उग्रवाद का समर्थक है, जिससे हिंसा बढ़ रही है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में हमें इस नेटवर्क को लेकर गंभीर चिंता है। क्यूबा शासन द्वारा दशकों से चलाए जा रहे प्रभाव और जासूसी अभियान, जिसे उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर लागू किया है और आज भी लागू कर रहे हैं, और वह रिपोर्ट अमेरिकी जनता को बताने के लिए स्पष्ट स्रोतों का हवाला देने वाली रिपोर्ट थी। यहाँ ऐसे सबूत हैं जो आप खुद देख सकते हैं। इनमें से कई सार्वजनिक हैं और कुछ समूह इन पर गर्व भी करते हैं। वे कहते हैं कि उनका संबंध क्यूबा शासन से है। ये कहानी बताकर तथ्य सामने रखता है। बिल्कुल, जब बात दूरवाम आतंक की आती है, और ये एक ऐसी बात है जिसे सचिव ने भी संबोधित किया है, तो हम देखते हैं कि अलग अलग तरह के आतंकवाद में मेल और बढ़ते संबंध हैं, जैसे कि ईरानी आतंकी प्रॉक्सी समूहों और इन दूरवाम आतंकवादी समूहों के बीच बढ़ते संबंध। हम यहाँ एक तरह का मेल देख रहे हैं जहाँ संबंध बढ़ रहे हैं। शायद आतंकवादी साजिशों के मामले में बढ़ते हुए मकसद भी देखी जा रही हैं। मूल रूप से ये हमारे आतंकवाद विरोधी दृष्टिकोण में अनदेखा पहलू रहा है। ये प्रशासन इस अनदेखे पहलू को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि हम अतिवामपंथी आतंकवादी समूहों से बेहतर लड़ सकें, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे पास एक व्यापक आतंकवाद विरोधी रणनीति हो जो अमेरिकी जनता की सुरक्षा कर रही हो, और साथ ही हमारे सहयोगियों और साझेदारों की भी सुरक्षा कर रही हो। उस मंत्री स्तरीय बैठक में 65 से अधिक देश थे, जिसमें इजराइल भी शामिल था, और साथ ही कई अन्य सहयोगी और साझेदार भी थे। सचिव रूबियो ने उस मंत्री स्तरीय बैठक में अंधे क्षेत्र का उल्लेख किया था, लेकिन उन्होंने जिहादी आतंकवाद से संबंधित आंकड़े भी सामने रखे, और मूल बात यह थी, मैं उसे शब्दशः नहीं कह रहा, लेकिन मूल बात यह थी कि यह सच में बहुत बड़ी समस्या थी। 20 साल पहले ये निश्चित रूप से पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, लेकिन आंकड़े दिखाते हैं कि ये कम से कम किसी हद तक स्वीकार्य नहीं, लेकिन संभालने योग्य स्तर तक नीचे आ गई है। अब इस आतंकवाद के दूसरे प्रकार से निपटना जरूरी हो गया है। मुझे भावनाओं में पड़ना पसंद नहीं, लेकिन क्यों नहीं लगता कि जिहादी आतंकवाद कम हुआ है। 7 अक्टूबर का हमला हुआ, प्रशासन ने मुस्लिम ब्रदरहुड और उसकी कई शाखाओं पर भी प्रतिबंध लगाया। मेरा मतलब है, ऐसा नहीं लगता। ये समस्या अभी भी हमारे लिए गंभीर है। जिन प्रतिबंधों का जिक्र हुआ वे हमने लागू किए हैं। हम अपने सहयोगियों और साझेदारों के साथ मिलकर ईरानी आतंकी प्रॉक्सी समूहों से निपटने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। हमने ईरानी शासन पर अधिकतम दबाव अभियान चलाया है, ताकि वे दुनिया भर में अपने इतने सारे आतंकी प्रॉक्सी समूहों को फंड करने के लिए वित्तीय सहायता न जुटा सकें। यह एक ऐसी चीज है जिसे हम लगातार गंभीरता से ले रहे हैं। सचिव जो चर्चा कर रहे थे वह हमारे पास मौजूद आतंकवाद विरोधी साधनों के बारे में था। इसका मतलब यह नहीं है कि खतरा खत्म हो जाता है, लेकिन इसका मतलब है कि हमारे पास आतंकवाद विरोधी ऐसे साधन हैं जिन्होंने कई मामलों में दुनिया भर में हमलों को सफलतापूर्वक नाकाम किया है। यह अनिवार्य है कि हम इन सफल उपकरणों को पहचानें, कि हम उन कमियों को दूर करें, उन कमियों को, और हम लगातार ऐसे उपकरण बनाते रहें जिससे हम यह सुनिश्चित कर सकें कि जैसे जैसे खतरे बदलते हैं हम उनका सामना कर सकें। और यही बात सचिव कह रहे थे। हम आतंकवादी खतरों का सामना करने में सक्षम हैं। हम इन आतंकवादी खतरों का सामना करने के लिए मिलकर काम करने में सक्षम हैं, और हम निश्चित रूप से जिहादी आतंकवाद का सामना करना जारी रखे हुए हैं।
हम निश्चित रूप से ऐसा करना जारी रखे हुए हैं। ये अभी भी हमारी उच्च प्राथमिकता है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के तहत है। उदाहरण के लिए, खास तौर पर उस तरह के आतंकवाद के बारे में बात की गई है। लेकिन हमारे पास यहाँ ऐसे साधन हैं जिन पर हम आगे काम कर सकते हैं। इस खतरे से निपटने में हमारा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अच्छा रहा है। सचिव महोदय ने प्रभावशाली ढंग से कहा कि हमें उस सहयोग को आगे बढ़ाना चाहिए। हमें देखना होगा हमने पहले क्या किया, क्या काम आया, जो काम नहीं आया है उसे सुधारना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि हम सब मिलकर काम करें ताकि हम सभी सुरक्षित रहें। हमारे पास 20 सेकंड है, इसलिए संक्षिप्त रखूंगा। सचिव रूबियो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। मैं उस सवाल का जवाब नहीं दूंगा। मैं विदेश विभाग का प्रवक्ता हूं और मैं यहीं पर बात खत्म करता हूं। समय के साथ हमें इसका जवाब खोजना होगा। टॉमी बिगॉट, विदेश विभाग के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम इसकी सराहना करते हैं। मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। हम अगली बार अमेरिकन व्यू में फिर मिलेंगे।